छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी उसमें इकाई 19 जिनका नाम है महाकवि कालिदास, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके जो लेखक हैं जिनका नाम है नरपत बारहट हड़वेचा, जिनके जीवन के बारे में हम सबसे पहले परिचय लेंगे। तो इस इकाई में राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता जिनका नाम है नरपत बारहट हड़वेचा, उन्होंने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है, यानी कि जयनारायण जो विश्वविद्यालय है उनके जोधपुर में जो आई हुई है उनके साथ वो जुड़े हुए हैं। उनकी विशेष रुचि काव्य लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों को समझने में यत्नशील है, यानी कि जो संस्कृति है और संस्कृति के जो प्रवाह है उनमें उसको समझने में वो प्रयत्नशील रहे हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। यानी कि ये लेखक कहते हैं कि जिसने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना घर छोड़ा है, अपना परिवार छोड़कर ऐशो आराम का त्याग कर कर भूखे प्यासे रहकर फिर भी गुलाम बनकर भी हमारे देश को हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया है। ऐसे महान लोग जो है उनको हम वंदन करते हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ उनकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्र अंकित है, यानी कि उन्होंने जो प्रसिद्ध कृति लिखी है जिनका नाम है महापुरुष की जीवनियाँ, जो उनकी एक प्रसिद्ध कृति है और उनमें कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्र को अंकित किया गया है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का यहाँ विवरण बताया गया है। यानी कि इस महाकवि कालिदास के बारे में यहाँ इस इकाई में बताया गया है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू या तो मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। यानी सभी छात्र इस इकाई में हमें यह बताया गया है कि किसी भी छोटी से भी छोटी चीज़ की हमें उपेक्षा करनी चाहिए नहीं, क्योंकि जो बड़ा नहीं कर सकता है वो छोटा कर सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं कर सकता है वो मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है। तो यहाँ कालिदास के माध्यम के द्वारा हमें यही बताया गया है कि किसी भी बुद्ध या किसी भी बच्चे को हमें मूर्ख या तो बुद्धू समझना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि वह भी मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक हो सकता है। यानी कि कालिदास जो है वो कालिदास संस्कृत भाषा के एक महाकवि है। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रमाणित रूप से हमें नहीं मिलती है, लेकिन प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में जो भी जानकारी है वो यहाँ हमें देने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम इकाई की शुरुआत करते हैं। तो कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं, यानी कि हमें तो इतना पता है कि जो महाकवि कालिदास है वो संस्कृत भाषा के एक महान कवि है। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, यानी कि उन्होंने जितने भी साहित्य की रचना की है उन साहित्यों में उन्होंने कहीं भी अपना नाम नहीं बताया है। हर्षचरित से शुरू कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है, यानी कि हर्षचरित से शुरू होकर कवि बाण हो गए, उन्होंने कालिदास का उल्लेख बताया गया है अपने साहित्य में। इससे हमें यह पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए, यानी कि जो बाण जो कवि है वो उनसे पहले कालिदास हो चुके होंगे, इसीलिए बाण ने अपने जो साहित्य की रचना की है
उनमें महाकवि कालिदास का उल्लेख किया है। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया गया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी तक पूरी तरह पता नहीं चल पाया। यानी कि कालिदास ने अपने एक अभिभावक के रूप में स्वयं एक विक्रम नाम का उल्लेख किया है, लेकिन विक्रम कौन है अभी तक पूरी तरह यह पता चला नहीं है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर ही कथाओं का नायक बनाया गया है। यानी कि जो महाकवि कालिदास है वो राजा विक्रमादित्य या तो राजा भोज के समकालीन यानी कि उनके समय में हुए हैं ऐसा माना जाता है। विभिन्न भाषाओं में और पहली लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन यहाँ मिलता है। अब हम कालिदास के बारे में परिचय लेंगे। तो उनका जन्म और परिचय। तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म सन 365 और निधन सन 445 को माना गया है। यानी कि महाकवि कालिदास का जन्म स्थान के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है। यानी कि कई मत है, कहाँ जन्म हुआ है, कौन से साल में हुआ है, वो यहाँ तय नहीं है, यह यहाँ अंदाजित है। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों को उनको जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है। क्यों? क्योंकि मेघदूत स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय है। यानी कि मेघदूत नाम का जो ग्रंथ लिखा है उनमें यहाँ उज्जैन का उल्लेख किया गया है, इसीलिए उज्जैन उनका जन्म स्थान माना जाता है। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। यानी कि उन्होंने जो ये मेघदूत जो लिखा है उनमें बादलों को बताया गया है, लंबा रास्ता पड़ने पर भी उज्जैन से जाने से अनुरोध किया है। इससे पता चलता है कि उज्जैन उनका जन्म स्थान होगा। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का शासन था, यानी कि विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। यानी कि राजा विक्रमादित्य जो राजा है उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और सब प्रकार के सुख प्रजा को मिलते थे। यानी कि साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। यानी कि उनके राज्य में साहित्य और कला का भी खूब विकास हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। अभी हमारे हिंदू धर्म में आपको पता होगा कि हम जो साल है उनको क्या कहते हैं, विक्रम संवत के रूप में हम कहते हैं। तो यह विक्रम संवत की शुरुआत कहाँ, तो कि राजा विक्रमादित्य के नाम से ही हुई थी। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। यानी कि राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के जो चलाए थे उनकी वजह से हमें उनके समय की जानकारी और उनके राज्य शासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में न था, जितना साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। यानी कि विक्रमादित्य राजा के समय में जितना वैभव देश में नहीं था उतना तभी था, और जितना साहित्य और कला की उन्नति उनके समय में हुई है उतनी कभी नहीं हुई है। एक से बढ़कर कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में ही अधिक हुई। यानी कि विक्रमादित्य जो राजा है बहुत विद्वान और महान थे। उनके राज्य में कई साहित्यकार और वैज्ञानिक भी उत्पन्न हुए हैं, और विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के खूब अच्छे जानकार थे, और संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई थी। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में श्रेष्ठ थे। यानी कि कालिदास के अतिरिक्त 8 और भी कवि दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। यानी कि विक्रमादित्य का जो दरबार है वो नवरत्न कवियों से जो शोभित हो उठता था। यानी ऐसे विक्रमादित्य के राज्य के 9 महाकवि
9 रत्नों में से एक रत्न था महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के उपरांत अन्य 8 कवि थे जो इस विक्रमादित्य के दरबार को शोभायमान करते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक वे निरक्षर थे। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जब युवावस्था में थे तब तक कालिदास क्या निरक्षर थे, यानी कि अनपढ़ थे। जी कैसे निरक्षर थे? तो हमें यहाँ पता चलता है कि जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटते थे। कैसे? यानी कि वे पेड़ की जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे, इतना वह निरक्षर थे। निरक्षर होने पर भी वह उतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, उसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। देखो सभी छात्र, पहले वो युवावस्था तक निरक्षर रहे, उनके बाद वो कैसे एक महान कवि बन गए जो सारे देश में प्रसिद्ध हो गए। अभी तक हम उनका नाम लेते हैं और उनकी जो साहित्यिक रचना है वो पढ़ने लायक है। यानी कि एक जो महाकवि कालिदास है तो निरक्षर होने पर भी इतने विद्वान महाकवि किस तरह बने, उसके पीछे भी एक विचित्र रोचक कहानी है, जो कहानी के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो उन दिनों की बात है, तो उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। तो सभी छात्रों, ये राजा का नाम आपको याद रखना है कि शारदानंद नाम के एक राजा थे। वे उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिनका नाम विद्योतमा था। तो ये शारदानंद की जो विद्वान पुत्री थी जिनका नाम क्या था? विद्योतमा। वह सुंदर और रूपवती भी थी। उनके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। यानी यह शारदानंद की जो पुत्री है वो विद्वान तो थी ही साहित्य में, उनके साथ साथ गुणवान भी थी, रूपवान थी भी और ज्ञानी भी थी, और उनके ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी। विद्योतमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। क्या? विद्योतमा को उनके रूप, गुण और ज्ञान का घमंड था, यानी कि अभिमान था। विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि उनसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। क्या? तो यहाँ बताया गया है कि ये जो विद्योतमा है उनको विवाह में एक शर्त रखी थी। कौन सी? उनको जो शास्त्रार्थ में हरा देगा उनके साथ वो विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्र संबंधी अर्थ उनके बारे में यहाँ बताया गया है। आगे, उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पड़ोस के देशों तक पहुँचती गई, यानी कि जैसे यह घोषणा की जाती है कि मुझे जो शास्त्रार्थ में हरा देगा उनके साथ में विवाह करूँगी, तो यह जानकारी दूर दूर तक देशों में फैल जाती है और वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योतमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। यानी कि जो भी पंडित आए, जो भी विद्वान आए, उन सबको ग्लानि यानी कि दुख था। क्यों? क्योंकि इन सभी को विद्योतमा हरा देती थी। अब क्या करें? इसीलिए यह सब विद्वान क्या तो विद्योतमा से बदला लेने क्या सोच रहे थे, यानी कि अब विद्योतमा के साथ उसका बदला कैसे ले उसका उपाय सोचने लगे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। देखो, अपना अपमान का बदला लेने के लिए खुद शास्त्रार्थ में हार जाते हैं विद्योतमा के सामने, तो उसको ऐसा लगता है कि अपना अपमान हुआ है, तो इस अपमान का बदला लेने के लिए और विद्योतमा का घमंड तोड़ने के लिए वो क्या सोचते हैं कि यदि कोई ऐसे मूर्ख युवक के साथ उनका विवाह किया जाए तो उनका घमंड टूट जाएगा और अपना अपमान का बदला भी ले सकेंगे।
अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। अब ये जो विद्वान जो थे वो क्या, तो ऐसे एक मूर्ख बालक की, एक मूर्ख युवक की तलाश में थे। वो युवक उन्हें मिल जाता है। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था वही काट रहा था, यानी कि जिस पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो जिस पेड़ की डाल पर बैठा है वही को काट रहा है, यानी कि उसके जैसा और कोई मूर्ख नहीं हो सकता। इसीलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। देखो अब आगे आगे क्या होता है। यानी कि यह पंडितों ने उसे, कालिदास को नीचे उतारते हैं पेड़ से और कहते हैं कि उनको समझाते हैं कि तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करा देते हैं, और यह लालच देकर उनको अपने साथ ले जाते हैं, और यह कालिदास भी उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, यानी कि मौन न बोलना, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। देखो कैसा कहते हैं, यदि तुम वहाँ जाकर कुछ बोले तो तुम्हारा विवाह होगा नहीं, ऐसा उसे क्या समझा देते हैं उस मूर्ख युवक को। यानी कि अच्छी तरह से समझा देते हैं कि वहाँ उसे कुछ बोलना नहीं, गूंगा बने रहना। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो मूर्ख है, फिर भी एक सुंदर राजकुमारी के साथ उनका विवाह होने वाला है। तो उसने उस पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। क्या? पंडितों की बात वह मान लेता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहन देता है। पंडित उस विद्युतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। अब जो पंडित थे वो इस मूर्ख युवक को क्या, जो विद्युतमा थे उनके पास ले जाते हैं। देखो अब क्या होता है आगे। राजकुमारी विद्युतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में जानकार है, आपके शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। यानी कि ये कैसी योजना बनाई है जो पंडितों ने कि यदि यह तो मूर्ख है, इसीलिए उन्होंने यह बहाना बनाया कि ये हमारे गुरु है, वो बहुत बड़े विद्वान हैं और सभी शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ यहाँ शास्त्रार्थ करने आए हैं। लेकिन अभी उनका क्या, मौन व्रत चल रहा है। यानी कि मौन व्रत चलने के कारण आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उनका क्या, संकेत यानी कि इशारा से ही वो उनका जवाब देंगे, तो आप उनके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। विद्युतमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। देखो विद्युतमा ये पंडितों की जो छल भरी जो बात है वो समझ नहीं सकती है, इसलिए वो उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए क्या, तैयार हो जाती है। उस मूर्ख तो आगे उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है। विद्युतमा उस मूर्ख युवक को क्या है, एक उंगली बताना चाहती है कि ईश्वर एक है। तो अब यह मूर्ख युवक क्या उत्तर देता है, देखो इस संकेत से। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। मूर्ख युवक को क्या लगा, ये एक उंगली बताकर यह साबित करना चाहती है कि वो मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। सामने मूर्ख युवक ने क्या किया, तो उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उनकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। यानी कि संकेत कहता है, वो विद्युतमा एक उंगली दिखाती है और उनका भाव है कि ईश्वर एक है। लेकिन मूर्ख युवक क्या समझता है कि वो मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, तो वो 2 उंगलियां दिखाते हैं और अपने मन में ही सोचता है कि मैं उनकी 2 आंख फोड़ डालूं।
पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युतमा को समझाते हुए कहा, लेकिन उनका अर्थ कौन समझाते कि आपके प्रश्न के उत्तर ने हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। पंडित उनके साथ जो आए थे वो उनका उत्तर देते हैं कि हमारे गुरुजी ऐसा कहना चाहते हैं कि आपका मतलब ये है कि ईश्वर एक है। तो हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं, इस दो उंगली से ही उनका यह मत अर्थ होता है कि ईश्वर और जीव दो है। आगे, इस बार राजकुमारी विद्युतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि इसके बाद विद्युतमा 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत करती है। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। मूर्ख युवक को क्या लगता है कि यह जो है विद्युतमा वो मुझे एक तमाचा मारने का संकेत बता रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब भूंसे से देने का संकेत किया। यानी कि गुजरातीમાં કહેવા જોઈએ તો આમ મુઠ્ઠી વાળીને આમ મારું એવો અર્થ થાય। તો आम मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब भूंसे से देने का प्रयत्न किया। पंडितों ने इस बार भी विद्युतमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने पर। क्या कहते हैं कि हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्व मिलते हैं तभी इस सृष्टि का निर्माण होता है। कोई भी एक तत्व अलग अलग रहने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं है। तो इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युतमा उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। देखो कैसे छल कपट से विद्युतमा का घमंड तोड़ने के लिए यह पंडितों ने जो उपाय सोचा था और उस उपाय में वह सफल होते हैं और मूर्ख युवक से उस विद्युतमा का विवाह बड़ा धूमधाम से होता है। एक दिन की बात है, विवाह के बाद एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठता है, ऊँट ऊँट। एक दिन ऊँट को देखकर यह मूर्ख युवक अपना मौन तोड़ देता है और अपना व्रत भूलकर ऊँट ऊँट ऐसा पुकारता है। अब क्या होता है? उसको बोलते सुनकर विद्युतमा चौंक उठी, यानी कि आश्चर्य में पड़ गई। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। अब उनको पता चलता है कि यह जो विद्वान पंडित कहते थे कि यह कोई विद्वान पंडित है, लेकिन यह कोई विद्वान नहीं है, एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। यानी कि पंडितों ने जो छल किया है वो अब उसको विद्युतमा को समझ में आता है। विद्युतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दी। अब विद्युतमा को बहुत दुख होता है, मानसिक दुख होता है, और वह विद्युतमा क्या करती है तो कालिदास को अपने राज दरबार में से निकाल देती है और अपने दरबार में प्रवेश करने से रोक यानी कि प्रतिबंध लगा देती है और द्वार बंद कर देती है। फिर क्या होता है? फिर यह मूर्ख युवक यानी कि कालिदास क्या करता है तो कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उससे काली का दास होने के कारण वह कालिदास नाम प्राप्त हुआ। एंड फिर क्या करते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और माँ काली की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और उनके बाद माँ काली प्रकट होती है और उनको वरदान प्राप्त होता है और उनसे वो दास में से क्या उनका नाम कालिदास उनको प्राप्त होता है। शीघ्र ही धीरे धीरे कालिदास की सारी विद्याओं सीखकर प्रवीण हो गई और धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता है वैसे ही कालिदास विद्याओं को सीखते जाते हैं और विद्याओं सीखकर वो क्या प्रवीण यानी कि चतुर होशियार हो जाते हैं। आगे राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युतमा के पास लौटे। यानी कि फिर यह कालिदास जो है वो कालिदास क्या तो फिर उससे विद्युतमा के पास चले जाते हैं उनको छोड़कर। फिर वो
ज्ञान प्राप्त कर महाकाली की उपासना कर कर जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उन ज्ञान प्राप्त करने से उनको कालिदास की उपाधि प्राप्त होती है और वो सारी विद्याओं को सीख कर वो आते हैं। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युतमा के पास लौटते हैं। द्वार तब भी बंद था, यानी कि जब यह ज्ञान प्राप्त कर वापस आते हैं तब भी उनका द्वार क्या तो बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण रूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युतमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि, यानी कि उनका अर्थ होता है बंद द्वार खोलो, यानी कि अब कालिदास मूर्ख नहीं रहे हैं, अब ज्ञानी हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं। इसीलिए विद्योतमा को प्रमाण देने के लिए वह संस्कृत में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अनावृत कपाट द्वार देहि, यानी कि द्वार खोलो। अंदर से पत्नी विद्योतमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग्द विशेष, यानी कि वाणी में कुछ विशेष है, यानी कि वाणी में कुछ विशेष है। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युतमा को सुनाई और विद्युतमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। यानी कि फिर धीरे धीरे महाकवि कालिदास ने जो कुमार संभव की रचना की थी, मेघदूत की जो रचना की थी, रघुवंशम की जो रचना की थी, वह बार बार विद्युतमा को सुनाता है। तो यह सुनकर विद्युतमा को पता चलता है कि अब उनके पंडित होने का उनको विश्वास होता है। तो फिर यह विद्युतमा अपने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत करती है। कालिदास को हर क्षेत्र में गहरा अनुभव था, यानी कि प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं भी नहीं मिलता। यानी कि उनके जितने भी साहित्य रचे हैं उनके साहित्य में प्रकृति का वर्णन बताया गया है और इनके जैसा प्रकृति का वर्णन किसी भी साहित्य में मिलता नहीं है। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है, यानी कि कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें प्रकृति का वर्णन किया गया है और प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं और उनका कोई जोड़ नहीं, यानी कि उनकी तुलना में कोई भी कवि नहीं हो सकते हैं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि उनके जो साहित्य की रचना की है उस साहित्य की रचना में उन्होंने जो चरित्र चित्रण किया है उनका जैसा कोई भी कवि या साहित्यकार उनका ऐसा वर्णन नहीं कर सकती। यानी कि ऐसे कालिदास जैसे महान कवि की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, यानी कि उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, यानी कि उनके जितने भी पात्र बताए गए यानी कि उनमें अपनापन का भाव देखने को मिलता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं उसका रक्षक और पिता है। यानी कि जितने भी काव्य और नाटक लिखे गए उनके द्वारा बार बार यह कालिदास हम सबको बताना चाहता है कि जो राजा है वो राजा क्या है, प्रजा का शासक है, यानी कि प्रजा पर शासन करने वाला है, नहीं कि उनका रक्षक। प्रजा का शासक ही नहीं है, यानी कि जो राजा है वो प्रजा पर शासन करने के लिए नहीं है, उनके साथ साथ उनका क्या कर्तव्य है, तो यानी कि प्रजा का रक्षण करना, और वो प्रजा का पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। यानी कि उस समय में जो स्त्री है, जो नारी है, उनका स्थान कैसा था, उनको सम्मान मिलता था या नहीं, ये सभी बातें कालिदास की रचनाओं से हमें जानने को मिलती है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। यानी कि उस समय की बात की जाए तो उस समय के समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, साथ में उनको नृत्य, संगीत और चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख 7 ग्रंथ है। पहला है ऋतु संहार, जो ऋतु संहार यानी कि यह एक उत्तम काव्य है जिनमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है और ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। यानी कि उसमें ऋतुओं तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है।
आगे मालविकाग्नि मित्र की बात की जाए तो ये कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। तो उसमें 5 अंक है और 5 अंक में विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम, जो कालिदास का दूसरा नाटक है, वह भी 5 अंक में विभाजित है और यहाँ इसमें महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा यानी कि अप्सरा जो उर्वशी है उनकी प्रेम कथा इसमें बताई गई है। आगे कुमार संभव है, तो कुमार संभव में यह एक काव्य है जिनमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन इसमें बताया गया है। आगे मेघदूत जो कालिदास का 5वां ग्रंथ है, यह भी एक खंड काव्य है और उसके शुरू में क्या बताया गया है, तो उसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। यानी कि इसमें एक यक्ष के विरह का वर्णन बताया गया है। यक्ष मेघदूत बनकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है, उसका वर्णन यहाँ बताया गया है। यानी कि इस काव्य में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय में मेघ को बताया है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इनमें भारत के भूगोल को भी अच्छी तरह जानकारी दी है। आगे रघुवंशम जो उनका 6ठी साहित्यिक कृति है, जो एक महाकाव्य है, जिनमें कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले कह दिया है, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश है। क्या तो रघुवंश है वो सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश है। कहाँ मोटी बुद्धि वाला कि मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के जो दिलीप से लेकर कुश और उनके उत्तराधिकारियों तक की कथा इस रघुवंश में बताई गई है। यानी इसमें राम के वंश का परिचय बताया हुआ है। महाकवि का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ जिनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह उनका तीसरा नाटक है और उसमें 7 अंक हैं। महाकवि ने नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा यहाँ कही गई है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े सुंदर रूप से प्रसिद्ध किया है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज में जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। यानी कि महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य की 9 रत्नों में से एक थे। तो यहाँ हमारी इकाई 19 जिनका नाम है महाकवि कालिदास, यहाँ हमने देखा कि एक मूर्ख युवक कैसे एक महाकवि बन जाते हैं और उनकी जो साहित्यिक रचना है ये इतनी प्रसिद्ध है और पढ़ने के लायक भी है। तो सभी छात्रों को आशा करता हूँ आप सभी छात्रों को इस इकाई में समझ में आया होगा। अब उनके जो शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं उनके बारे में हम जो पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ में है अभिभावक, उनका अर्थ होता है बच्चों के पारिवारिक रक्षक। शास्त्रार्थ तो कि शास्त्र संबंधी चर्चा। अनुरोध यानी कि आदेश। ग्लानि या तो दुख या तो पीड़ा। संकेत यानी कि इशारा। यकायक उसका अर्थ है सहसा। निरक्षक, निरक्षर का अर्थ है अनपढ़। रोचक, रोचक का अर्थ है आकर्षक। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कालिदास के जन्मस्थान का नाम बताइए। तो कालिदास का जन्मस्थान उज्जैनी यानी कि उज्जैन माना जाता है। आगे मेघदूत का नायक कौन है? नायक कौन है? तो मेघदूत का नायक यक्ष है। आगे
तीसरा प्रश्न, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था? उत्तर है विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कालिदास की अज्ञानता देख किस प्रकार से प्रकट होती है? तो उनका उत्तर है, निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। दूसरा प्रश्न है, विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। उत्तर, विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। तीसरा प्रश्न है, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। उत्तर, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम, एक ऋतु संहार, दूसरा है मालविकाग्निमित्रा, तीसरा विक्रमोर्वशीयम, चौथा कुमार संभव, पांचवा मेघदूतम, छठा रघुवंशम और सातवां है अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहला है, जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो। तो उत्तर है सर्वहितकारी। दूसरा, विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा। तो उनका अर्थ है शास्त्रार्थ। तीसरा है, विद्या में जो उत्तम हो। तो उनका उत्तर है विद्योत्तमा। आगे, निम्नलिखित विद्वानों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाने में खाली जगह का भाव था। तो विद्यार्थी, तो उसमें उत्तर है ईश्वर। दूसरी खाली जगह, सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों के मेल से होता है। तो उत्तर है, सभी छात्रों, पहली खाली जगह में उत्तर होगा ईश्वर के एक होने का। ओके। दूसरा है, सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों के मेल से होता है। उत्तर है 5 तत्वों से। तीसरा है, ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खाली जगह बोल उठा। तो ऊँट। तो सभी छात्र, यहाँ हमारे स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उनके बारे में जो हमने जो उत्तर कहे वो यहाँ पूर्ण होते हैं। तो इसके साथ मुझे आशा है कि आप सभी को इस इकाई में समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो उसके साथ आज की जो इकाई 19, जिनका नाम है महाकवि कालिदास, इनका जो यह वीडियो है, यह वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है। उनके साथ साथ अपने किताब में जो इकाई है उनको पढ़ना है, तो आपको शीघ्रता से समझ में आ जाएगा। तो सभी छात्रों, यहाँ हमारी इकाई 19 महाकवि कालिदास यहाँ हम समाप्त यानी कि पूर्ण करते हैं। उनके साथ साथ आज का यह वीडियो भी यहाँ हम पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।